हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस एमसीक्यू की यूट्यूब लाइव सीरीज में। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। स्पेसिफिकली आपके एएफएम के लिए किस तरह से आप एमसीक्यूज को टैकल कर पाएंगे, उसी के लिए हमने लॉन्च की है ये सीरीज। यहाँ पर डेली बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए, उसमें कुछ थ्योरेटिकल होंगे, कुछ प्रैक्टिकल होंगे, कुछ कंसेप्चुअल होंगे, और आपको साथ ही शेयर की जाएंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से आप इन एमसीक्यूज को एस कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज हर एमसीक्यू हर किसी को फिंगर टिप्स पे याद हो ये पॉसिबल नहीं है। आपका सिलेबस जितना वास्ट है उतना ही बड़ा स्कोप है एग्जामिनर के पास आपको चुन चुन के टेस्ट करने का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें याद रखने होंगे जिन्हें हम स्टार मार्क करेंगे, ताकि स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन के पहले वाले दिन आप उन क्वेश्चंस को देख सकें, जिससे कि आप उन्हें हो सके तो एग्जामिनेशन में मेमोराइज कर पाएं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कंसेप्चुअल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे कि सही आंसर पर कैसे हम पहुंच पाएंगे, राइट। तो अगर आप तुक्का भी मारते हैं किसी एमसीक्यू में तो बहुत ही स्मार्ट वर्क करके आप वो काम कर सकते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी डिलेस के आज के डे 2 ऑफ योर एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले कैलकुलेटर्स हाथ में ले लीजिए अगर आपने नहीं लिए हैं तो, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली एमसीक्यूज को सॉल्व करना है अपने कैलकुलेटर्स पे, जिससे कि आपकी उंगलियां कंफर्टेबल हो जाए कैलकुलेटर चलाने के लिए, और एग्जामिनेशन में आपको कोई रिजिडिटी या कोई भी फ्रिक्शन फेस ना करना पड़े। ओके, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन जो बोलता है, On the basis of information given below, answer the following information। हमें दिख गया ये डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन है। इनफैक्ट अक्सर ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चंस में ना एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि इस एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हो सकता है आप 3 से 4 क्वेश्चंस को एस कर पाएं, और कहीं अगर आपने इसे पढ़ने में ही गलती कर दी तो आपके आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को समझना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द रिटन डाउन मेथड। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में लाना चाहिए कि रिटन डाउन मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी कि आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, करेक्ट। वो है 20%। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट है ₹1,00,000। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। क्या आपको असेट की यूजफुल लाइफ दी गई है? क्या आपको रेसिडुअल वैल्यू से कोई भी फर्क पड़ता है इस मेथड में? नहीं। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। प्लीज बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो आपको यूजफुल लाइफ दी गई होती, तब आपको इस वैल्यू का भी फर्क पड़ता। क्यों? स्क्रैप वैल्यू हम हमेशा लेस करते हैं हमारी ओरिजिनल कॉस्ट में से, अगर हम एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो, और उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। इससे कि हमें हर साल की एक कॉमन फिगर मिल जाती है जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आई एम करेक्ट, राइट। तो क्योंकि ये WDV मेथड है, यहाँ पर ना तो इस वैल्यू का कोई काम है, ना ही यूजफुल लाइफ का कोई काम है। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड में? आपकी एसेट की कॉस्ट पर लगेगा वो, राइट। तो 1,00,000 पे 20%, बहुत इजी था, 20,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20,000, ऑप्शन ए। अब इन द प्रीवियस क्वेश्चन द डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? रिटन डाउन वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर 1,00,000 में से ईयर 1 का 20,000 लेस कर देने के बाद आपके पास रेसिडुअल वैल्यू कितनी बचती है? इतनी। और रिटन डाउन वैल्यू में हमेशा इस फिगर पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि इस पे। तो अब जो अगला डेप्रिसिएशन होगा, जो अगला 20% होगा, वो 8,00,000 का होगा, ना कि 1,00,000 का। सॉरी, 80,000 का होगा, ना कि 1,00,000 का। क्लियर? तो अगले ईयर यानी कि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? अपनी कैलकुलेटर्स पे देखिए, 80,000 इंटू 20% कम्स टू 16,000, राइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। अब हमारी रेसिडुअल वैल्यू कितनी बची थी? ईयर 2 के एंड में 80,000 में से 16,000 आपने डेप्रिशिएट किए, राइट। आपके पास कितनी वैल्यू बचती है? 64, करेक्ट। तो अब 64,000 का 20% ये होगा आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 3, जो हो जाएगा 12,800। क्लियर? अब अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 4 आता है तो क्या आप उसे कर पाएंगे?
यस, करेक्ट। वो जाएगा आपको 10240, क्योंकि आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी विच इज 51,200, उसका 20% आप चार्ज करेंगे और वो आएगा 10,240। तो देखिए किस खूबसूरती से हमने एक ही इंफॉर्मेशन के साथ अपने 4 क्वेश्चंस को डील कर लिया, राइट? The balance of cash book and the balance as per passbook of the bank are required to be reconciled because of which of the following reasons? क्यों हम रिकंसिलिएशन करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है। क्या रीजन है रिकंसिलिएशन का? पढ़िए सारे ऑप्शंस। Some entries are recorded in the passbook first and cash book later on, कि पासबुक में पहले ही रिकॉर्ड हो जाती हैं और कैश बुक में बाद में रिकॉर्ड होती हैं। Some entries are recorded in the passbook later and cash book first, कैश बुक में पहले ही रिकॉर्ड हो गई और पासबुक में लेट होती है। Some entries are recorded either in the passbook or the cash book with delay. And option D बोलता है some entries are recorded in both the books before the date of reconciliation. हमें यहाँ पर wrong option चूज करना है, ओके? तो पहले 3 ऑप्शन तो मुझे करेक्ट दिखते हैं कि हाँ, टाइमिंग डिफरेंस एक मेजर रीजन होता है रिकंसिलिएशन का, कि कभी कभी पासबुक में पहले रिकॉर्ड हो गया और कैश बुक में रह गया, कभी कभी कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में रह गया, राइट? या फिर एक में डिले हो गया, दूसरे में टाइम पर रिकॉर्ड हो गया, ये भी रीजन हो सकता है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन रिकंसिलिएशन की डेट से पहले, इसलिए हम रिकंसिलिएशन करते हैं। तो ये ऑप्शन होगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका होता तो कभी डिफरेंस ही नहीं आता, राइट? Next one. For the purpose of reconciliation statement, if there is positive balance, it appears on dash side of the cash book and dash side in passbook. अब आ गए आपके डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज की टेस्ट। यहाँ पर आपको ना असेट और लायबिलिटी वाइज देखना है। मैंने आपको हमेशा लेक्चर वीडियोस में ये बताया हुआ है कि अगर ये आपकी कैश बुक है तो जो डेबिट साइड होती है वो आपकी रिसीट साइड होती है, ठीक है? यानी जब जब आपको पैसे मिलेंगे आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा पेमेंट साइड होती है, जब जब आपने कोई पैसे देने हैं, पेमेंट करना है, तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। अब कैश बुक का यूजुअल बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको, यानी कि कौन सी साइड ज्यादा होने वाली है इसकी, रिसीट ज्यादा होंगी या पेमेंट ज्यादा होंगी? करेक्ट, रिसीट साइड ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल कैश आप पे करेंगे कैसे जब आपके पास होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मायने रखता है कि इसका कौन सा बैलेंस होने वाला है। तो क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो आपका जब भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो यहाँ मिलेगा, यानी कि अगले कैश बुक में आपका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आने वाला है, बैलेंस ब्रॉट डाउन जिसे हम बोलते हैं। तो कैश बुक के बैलेंस का पॉजिटिव बैलेंस होना शोज विच साइड, डेबिट। यानी जिन जिन ऑप्शन में पहला डेबिट है वो आपका करेक्ट हो सकता है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। अब बात आती है पासबुक की। क्योंकि आप लोग बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी कस्टमर का अगर पॉजिटिव बैलेंस है, उसके अकाउंट में बैलेंस एग्जिस्ट करता है, तो वो अकाउंट उसकी कौन सी बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? पासबुक में हमेशा उसे क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा, ना कि डेबिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक और कैश बुक एक दूसरे के मिरर इमेज कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकंसिलिएशन विच ऑफ दीज इज करेक्ट? इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है, बताइए कौन सा हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? Credit balance as per cash book means overdraft. Direct deposit by a firm's debtor in the bank is first recorded by the bank. Debit of all bank charges by the bank reduces the balance. Yes, any guesses? देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू सेशंस है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही लाया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है आपका इंटरेक्शन, कि कितनी नॉलेज आप रखते हैं इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फेस करने की। और ये तो वैसे भी बहुत इजी है, आपको बस यही तो याद रखना है कि आप एक बैंकिंग बैकग्राउंड वाले इंसान हैं, आपको ये सारी चीजें अपनी फिंगर टिप्स पे पता है, इसलिए आपको टेक्निकलिटीज में तो जाना ही नहीं है, बस स्टेटमेंट्स पढ़ के ये बताना है कि वो सही है या गलत।
सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट। अभी हमने जस्ट देखा पिछली स्लाइड में कि कैश बुक का अक्सर नेचर होता है डेबिट बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव है आपके पास कैश। अगर वो क्रेडिट आ जाता है यानी कि नहीं है आपके पास कैश, तो वो होने वाला है ओवरड्राफ्ट। यानी कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी सेज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय फर्म्स लेटर इन द बैंक is first recorded by the bank. Of course, आपके कस्टमर ने अगर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक बैलेंस पहले बढ़ेगा और आप कैश बुक में उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ये भी करेक्ट है। डेबिट ऑफ बैंक चार्जेस बाय द बैंक रिड्यूसेस द बैलेंस। कॉमन सेंस है, बैंक ने अगर कोई चार्जेस आपके डिडक्ट किए तो आपका बैंक बैलेंस उससे कम होता है, यानी कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ए टू सी ऑल क्लियर। Next one. Which of the following statements does not match in the context of trial balance? ट्रायल बैलेंस की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, बताइए। पहला बोलता है ट्रायल बैलेंस टेक्स केयर ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बिल्कुल, जैसे ही आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो जाता है, हम एक बार ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, हमारी बुक्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है इन द ट्रायल बैलेंस द बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ऑप्शन सी बोलता है इन द ट्रायल बैलेंस द बैलेंसेस ऑफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एंड ऑप्शन डी बोलता है द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आपको चुनना है रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपको पहली ही नजर में पता चल चुका है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन टू। अब हो सकता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आप सारे सही स्टेटमेंट्स ढूंढ के उन्हें एलिमिनेट कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट टू बोलता है कि लाइबिलिटीज हमेशा डेबिट साइड पर होती है, तो लाइबिलिटीज कभी भी डेबिट साइड पे नहीं होती स्टूडेंट्स। आप ना इसका अनुमान अपनी बैलेंस शीट से लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी सेक्शन होता है और ये असेट साइड होता है। असेट्स हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कैश का भी है। कैश का यूजुअल बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट, यानी कि आपके असेट्स का बैलेंस हो गया डेबिट। तो क्या आपकी लाइबिलिटीज का डेबिट हुआ? नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये है। ठीक है, उसी तरह से आपके सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड होते हैं, जाहिर बात है। आप अगर पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस कहाँ आ रहे हैं, डेबिट साइड। ओके। और आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो हमेशा एक क्रेडिट होता है, तो यस, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि उसने अपने ओनर से कैपिटल को बोरो किया, राइट, तो वो भी एक लाइबिलिटी साइड दिखेगा। यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट बी। ओके। The trial balance in which the total of debit side and the total of credit side of each ledger is taken into account is called dash। हमने, आप याद कीजिए, ट्रायल बैलेंस में दो तरीके के ट्रायल बैलेंस देखे थे, ग्रॉस और नेट। तो पहली बात यहाँ पे ऑप्शन ए और सी तो हो गए सीधा सीधा एलिमिनेट। अब बारी आ रही है कि ये किस ट्रायल बैलेंस की बात करना चाह रहे हैं। आपने हर लेजर के दोनों बैलेंसेस को जहां पर उठा के डाला है, वो वाला ट्रायल बैलेंस कौन सा होता है, ग्रॉस या नेट? कॉमन सेंस, ग्रॉस। जो नेट ट्रायल बैलेंस होता है वो सिर्फ डिफरेंस अमाउंट को ही कैरी फॉरवर्ड करता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रॉस। If trade discount allowed appears in the trial balance, it will finally be adjusted as dash। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, पहले तो ये बताइए। आपने कोई सेल किया है, साथ ही में आपने कोई डिस्काउंट ऑफर कर दिया सामने वाले को, तो अब होगा क्या, आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, वो आपके ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा है, तो वो कहाँ जाके क्लोज होगा या कहाँ जाके उसका रेप्लिकेटिव इफेक्ट आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आपने पहली बार देखे हो, तो स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये उतना हैंडी नहीं था एग्जाम्पल। इसे हमने डिस्कशन में भी इतना ज्यादा इनडेप्थ नहीं किया है, तो यहाँ पर आप थोड़े से डगमगा सकते हैं। सो डेबिट एंट्री इन द पीएनएल अकाउंट, या पीएनएल के डेबिट में आप एक डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री करेंगे, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन सेज डेबिट एंट्री इन द ट्रेडिंग शीट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, की ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। थर्ड बोलता है असेट इन द बैलेंस शीट, तो ये तो नहीं हो सकता स्टूडेंट, आपने कोई डिस्काउंट दिया तो कहीं भी वो आपका असेट तो नहीं है। ऑप्शन डी बोलता है डिडक्शन फ्रॉम सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब बताइए, आपने कोई सेल किया, आपने वहां पर डिस्काउंट दिया, तो सबसे ज्यादा वाजिब कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूज होंगे, राइट।
तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये सेल्स अगर ये डिस्काउंट अगर आपकी सेल से जुड़ा है, जो कि इसका नाम बता रहा है ट्रेड डिस्काउंट मीन सेल्स पर दिया जाने वाला डिस्काउंट, तो हमेशा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स में से लेस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पर सेल्स दिखाएंगे, वहीं पर आप साथ में लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट और नेट सेल्स दिखाएंगे। क्लियर? तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, रिडक्शन फ्रॉम सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, एबीसी लिमिटेड कंप्लीटेड द ट्रांजैक्शंस लिस्टेड बिलो। एबीसी ने ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस कर ली है, अब क्या करना है पढ़िए। ये आपके रेशियो एनालिसिस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बहुत केयरफुली पढ़ेंगे हम इसे भी। स्टेट वेदर ईच ऑफ द बिलो गिवन ट्रांजैक्शन वुड कॉज द रेशियो लिस्टेड अपोजिट टू इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन अनचेंज। यानी आपको एक एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आपका रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा या कुछ भी नहीं होगा। राइट? अगेन इस तरह के आई थिंक जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी सीरीज में आ सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस है तो 3-4 क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और सब में इंक्रीज डिक्रीज यही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? रिडीम डिबेंचर्स बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स, तो रेट ऑफ रिटर्न का रेशियो आपका क्या कैसे इफेक्ट होने वाला है वो बताइए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी। आपने डिबेंचर्स अगर रिडीम कर दिए स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा? अगर डिबेंचर्स आपकी बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, जो कि आपका फिक्स खर्चा होता। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, फिगर्स के साथ समझेंगे, ठीक है? मान लीजिए ऑर्डिनरी सिचुएशन में डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 100 रुपए लग रहा है, उसके बाद आपका प्रॉफिट बचता है 1000 रुपए, जो कि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटने वाले हैं। अब आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, यानी कि अगली बार जो पीएनएल बनेगा ना, उसमें 100 रुपए का खर्चा नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, 1100 आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि 100 रुपए का खर्चा नहीं है। तो अब बताइए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी, अब शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे जो रिटर्न का परसेंटेज आएगा, क्या वो ज्यादा होगा या कम होगा? अब शेयर होल्डर्स के पास क्या ज्यादा प्रॉफिट आ गया पहले से, यानी कि उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, तो ये होने वाला है इंक्रीज। आंसर इज ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको फेस करना बहुत इजी होता है, ठीक है? फिर अगेन ये सारी ट्रांजैक्शंस वैसी ही हैं कि अब आपको बताना है कि क्विक रेशियो में क्या चेंजेस हैं, ठीक है? परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे इन्वेंट्री परचेज करी, तो आपके क्विक रेशियो पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? तो मुझे पहले तो ये बताइए क्विक रेशियो होता क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स मतलब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करना, ठीक है? और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब अगर आपने इन्वेंट्री खरीदी है वो भी क्रेडिट पे इन्वेंट्री खरीदी है, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई और आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री बढ़ने से क्या आपके क्विक रेशियो में, आपके क्विक असेट्स में कोई चेंज आने वाला है? क्विक असेट्स में बिल्कुल आने वाला है। अब आपके करंट एसेट्स अगर 1000 थे और उसमें से आपने कुछ इन्वेंट्री भी खरीद ली, जो कि आप अल्टीमेटली लेस करने वाले हैं, तो आपने अपने क्विक एसेट्स को कम कर दिया। वहीं आपकी जो करंट लायबिलिटीज पहले सपोज 500 थी, अब वो बढ़ जाएंगी क्योंकि आपने 200 रुपए की इन्वेंट्री भी खरीद ली, लोन लिया, क्रेडिट पे लिया। तो न्यूमरेटर को आपने कम कर दिया और डिनोमिनेटर को आपने बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है कि आपका रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत बहुत काम माइंड के साथ ही आपको पढ़ना होगा, अदरवाइज आप अटक जाएंगे, ठीक है? अब अगेन वही रेशियो, जैसे करंट रेशियो में क्या चेंजेस आएंगे अगर सोल्ड इन्वेंट्री फॉर कैश, आपने इन्वेंट्री बेची है, कैश में बेची है, करंट रेशियो इज दिस, राइट? आप बताइए प्लीज मुझे इसका आंसर। यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं हर ऑप्शन में इंक्रीज या डिक्रीज ही हो। अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो आपको एक चीज खटकेगी, यानी कि आपको एक चीज क्लिक हो जाएगी कि शायद यही करेक्ट आंसर है।
that it will remain unchanged if sales price is equal to cost and it will increase if sales price is greater than cost. बहुत इजी है ये क्वेश्चन। हम ये मान के चलते हैं 100 रुपए की इन्वेंट्री थी और आपने उसको 100 रुपए में ही बेच दिया, ठीक है। तो आपके करंट एसेट्स कहीं भी चेंज हुए? करंट एसेट्स में से एक चीज कम हुई है जो है इन्वेंट्री और एक चीज बढ़ी है जो है कैश। यानी कि करंट एसेट्स तो चेंज ही नहीं हुए, तो आपका करंट रेशियो वहीं का वहीं रहेगा। अब अगर दूसरी चीज देखते हैं, आपने सेल किया है थोड़े ज्यादा में, यानी कि 100 रुपए की इन्वेंट्री तो माइनस हुई है लेकिन प्लस हो गया 200। सपोज आपने 200 रुपए में सेल किया, तो अब आपके करंट एसेट्स में क्या चेंज आ जाएगा? नेट 100 रुपए से बढ़ जाएंगे, तो आपका करंट रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड इट विल इंक्रीज इफ द सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दीजिए, बिकॉज मैं उसे मॉनिटर कर रही हूँ। लेटर ऑन स्टेज पर भी अगर आप इसको डाउट फेस करते हैं सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी और आप अपने सारे डाउट्स इस ईमेल एड्रेस पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे उसी तरह का। डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, तो आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो में इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये वाला प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो यूजुअली इतना यूसेज में नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स के लिए वो चीज थोड़ी सी नई हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर चांसेस है कि आप अटक सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें डील करना है इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ, लॉजिकल सेंस के साथ, ठीक है। क्या होगा ये? आपने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? अब अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता, नो वरीज। डिविडेंड पे आउट नाम से क्या समझ आ रहा है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, राइट। तो अब अगर मैं बोलती हूँ कि कंपनी ने एक कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो क्या उससे उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज होगा? यस ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। आइए देखते हैं, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये डाला है, इसे आपको नोट कर लेना है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको काम आ जाए। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिविडेंड्स पेड अपॉन नेट इनकम। अगर कंपनी कोई और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो अपना न्यूमरेटर बढ़ाती है, राइट। तो इस वजह से आपका ये रेशियो हो जाएगा इंक्रीज। क्लियर? ओ वाओ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए, ये जो अक्सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत बहुत सिंपल होते हैं और बहुत स्कोरिंग भी। तो अभी कैलकुलेटर फिर से उठा लीजिए और क्वेश्चंस पढ़िए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% per annum for 3 years on a principal of ₹5,000। अब हमें यहाँ पर लिखने होंगे फॉर्मूलाज। सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका 5,000, रेट कितना बताया गया आपको 10% और टाइम कितना है 3 years, ठीक है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 5,000 इंटू 10% इंटू 3 यानी कि 1,500, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप फाइंड करेंगे? कैलकुलेटर्स उठाइए, फॉर्मूला लिखने की मगजमारी एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक है। जब तक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज ना हो ना, तब तक आपको ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। सीधा आप अपने कैलकुलेटर की मदद से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। उठाइए अपने कैलसी हाथ में, आपका प्रिंसिपल है 5,000, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%, यानी कि पहले तो 5,000 में 10% ऐड करना है, हो जाएगा 5,500। उसके बाद दोबारा से आपको ऐड करना है 10%, तो हो जाएगा 6,050 और फिर दोबारा से ऐड करना है 10%, हो जाएगा 6,655, राइट। ओके, बताइए। 5,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, ठीक है। आपके 5,000 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए 5,000 को, तो आपकी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आएगी 1,655। कंपाउंड इंटरेस्ट सेज योर इंटरेस्ट अमाउंट इज 1,655। बस हो गया सॉल्व। अब आपको फाइंड करना है इनका डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने देगा और सिंपल इंटरेस्ट कितने दे रहा था। तो डिफरेंस आएगा 155 रुपीज का। योर आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल बोनस होते हैं एग्जामिनेशन के लिए और बिल्कुल भी इन्हें डील करना आपके लिए टीडियस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना है। आंसर ऑप्शन सी है। और आज का हम डिस्कशन यहाँ एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर आपके एमसीक्यूज के साथ।
कुछ और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज लिए गए हैं आपके सिलेबस से, राइट, आपके पास एग्जामिनेशन से, जिन्हें हम डील करेंगे। ओके, सो इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, थैंक यू। वेट वेट वेट, एक जरूरी सूचना भी बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जहां पर आपके पूरे एएफएम के सारे 35 चैप्टर्स को डिस्कस किया जा रहा है, और बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में हर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। इनफैक्ट वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिना किसी देरी के लिए अभी तुरंत रजिस्टर कर दीजिए, बिकॉज अब एग्जामिनेशन को ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। सोच विचार मत कीजिएगा, लगभग 20 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन को, आई थिंक उतने भी नहीं हैं। तो रजिस्टर कर दीजिए विदाउट एनी डिलेज। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस ईमेल आईडी पर पिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपना कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपसे रीच आउट कर लेगी। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या आपको यूट्यूब पर इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे कल के वीडियो के साथ साथ। बाकी की सारी जरूरी नोटिफिकेशंस भी टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं, सो प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज द यूट्यूब चैनल। कोई भी जरूरी नोटिफिकेशन आप मिस आउट ना कर दें, कोई भी जरूरी सूचना आपसे ना छूट जाए, ठीक है। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव हियर। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू। सी यू, नेहा बंसल साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेरी वेल। बाय बाय।